बच्चे 10.3 एक्सरसाइज जो हमारे पास वेक्टर्स की है उसके अंदर डाउट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 के बीच में किसी का डाउट? 5 से लेके 10 के बीच में, 10 to 15 के बीच में क्वेश्चन नंबर 13 और बचा 13 के बाद 17 और 18, ठीक है, 16 भी है, 6 है, ठीक है। और कोई डाउट है बच्चा किसी का 6 के अलावा? ये डाउट्स हैं, चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने पास गिवन है वी हैव टू फाइंड आउट मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इफ a plus b dot a minus b is equal to 8 and mod of a is equal to 8 times of mod of b। क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास बोला गया है कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b की वैल्यू निकालो अगर a plus b dot a minus b is equal to 8 है। क्या करें? डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से खोलूं? डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन की तरह डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या बनेगा बच्चा? a और a का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? a स्क्वायर मॉड का a स्क्वायर। ये क्या बनेगा? मॉड ऑफ a का स्क्वायर। a डॉट a माइनस बी क्या बनेगा? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, यही बनेगा। और b इंटू ए क्या बनेगा? प्लस मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ ए, और फिर बनेगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा, यही बनेगा। अब एक बात बताओ, अपने को ये पता है a डॉट बी और b डॉट ए सेम बात होती है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बना क्या? मॉड ऑफ a का स्क्वायर या मॉड ऑफ a स्क्वायर को मैं डायरेक्टली a ऐसे लिख लूं, है ना, मैग्नीट्यूड है, मैंने उसको डायरेक्टली a स्क्वायर लिख लिया माइनस b स्क्वायर लिख लिया एंड इट इज इक्वल टू 8। यही बात है। और हमें बोला गया है कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ b, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 8 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऐसी बात बनी बच्चा। ये क्या हुआ? 64 माइनस 63b स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 63 स्क्वायर रूट के अंदर आएगी कि नहीं? यही आंसर है। इसी की वैल्यू अगर मैं एक अब रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई 63। यहां से हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इफ a b c आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b। देखो बोला क्या गया बेटा? a b c यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर यहां पर गिवन है कि a b c यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब उनका मॉड सबका क्या है? 1। अब बोला है a प्लस बी प्लस सी 0 है, इस तरीके से हमें गिवन है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करते हैं? अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, a प्लस बी प्लस सी, मैं वापस से इसे a प्लस बी प्लस सी कर लूं तो वो 0 इंटू 0 वो बेसिकली 0 ही रहेगा। मैंने क्या किया? a प्लस, या ये लगा लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने वाला पार्ट है, मैंने इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो अब क्या करेंगे? इक्वल्स टू 0, इसको ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है? ये कैसे हो रहा है? सिंपल है, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन की तरह ही डॉट प्रोडक्ट खुलता है। अब अपने को एक चीज पता है बच्चे, यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। सिंस यूनिट वेक्टर हैं तो इनके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी? 1। और ये इक्वल्स टू 0 चल रहा है सारा, ठीक है। अब एक और देखो, ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, ए सी ए। अब ए सी को सी ए लिखो या ए सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। तो ए डॉट बी, ये बेसिकली डॉट खुल रहे हैं हमारे पास ना यहाँ पे, ऐसे ये सारों का क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। तो अगर मैं ए डॉट बी और ए डॉट बी को ऐड करके लिख दूं तो ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बना। इसी तरीके से ए डॉट सी और सी डॉट ए सेम ही बात है, मैं उसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी लिख सकता हूं कि नहीं? और ऐसे ही और कौन सा है हमारा? ए बी हो गया,
BC और CB सेम बात है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ BC, है ना। तो वो 2 मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यहां पे मैंने ABBCCA लिख लिया, एंड इट इज इक्वल टू प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 3 आ गया, इट इज इक्वल टू 0। यही बात बनी कि नहीं, जो हमारे पास A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, C स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या आएगा, सिंस दे आर यूनिट वेक्टर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। ABBCCA में से 2 कॉमन लिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आंसर देखो यही है, AB प्लस BC प्लस CA, जो हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू -3/, यही आंसर बचे। हाँ सॉरी, बाय 2। ठीक है, क्लियर है, किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर 2i minus j plus k cap, I minus 3j minus 5k cap and 3i minus 4j minus 4k cap form the vertices of a right angle triangle। बेटा अगर मुझे ये शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, कैसे करें? दो तरीके हैं, का स्क्वायर बाकी दो के मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम कर ही सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और है कि किसी दो का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो 0 निकलना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे इंक्लाइंड है ना, होना चाहिए। ये दोनों काम करके देखने, पहले क्या करो, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तीनों का निकल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर लेंगे, तीनों से वैल्यू निकल जाएगी। और फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, तीनों का आपस में ABBCCA का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। कोई दो का डॉट प्रोडक्ट जो निकलेगा वो 0 निकल जाएगा। जो जिनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 निकला मतलब वो कहां है, वो राइट एंगल पे इंक्लाइंड है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एक तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारे पास स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर ये हो जाता है तो वो अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट से ही शो करना है तो मैं किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्लियर है बच्चे ये? ठीक है, नेक्स्ट बताओ 18th। ये करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए। उसके साथ हमने एक लैम्डा स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन्होंने बोला है कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा? यूनिट वेक्टर तब होगा कि अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है, जो हमारे पास ये वेक्टर है, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। कैसे हो सकता है भाई? मेरे को पता है अकेले ए का मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं था। अकेले ए का अगर मैग्नीट्यूड ए था तो अगर इसकी वैल्यू 1/a हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, मेरे पास अगर मैं इसका मॉड लेता हूं तो वो 1 होना चाहिए, वो 1 तो नहीं है। तो मेरे पास एक बात बताओ, तो लेमडा की वैल्यू 1/mod ऑफ a अगर हो जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन रहा है। बस मैंने यहां से उधर भेज दिया उसे। तो यही हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। या मैं ये लिख लूं इसे, a इज इक्वल टू 1/λ वेयर a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a ओनली। समझ में आया? आंसर क्रॉस चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.4 के डाउट्स बचे। फाइंड a क्रॉस b इफ, ये तो हो गया होगा। चलो क्वेश्चन बोलो बच्चे, कौन कौन से डाउट्स हैं? थर्ड क्वेश्चन, इफ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल π/3 with i cap, π/4 with j cap and acute angle theta with k, then find theta, hence the component of a। क्या बोला गया बेटा? क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है एक वेक्टर है जो π/3 एंगल बना रहा है i के साथ। अगर i के साथ π/3 एंगल पे है तो इसका मतलब यहां पे अगर जो मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूं तो cos π/3 निकल आएगा, अपने पास आ जाएगा। π/4 बना रहा है j के साथ तो डायरेक्शन कोसाइन इसका भी आ जाएगा और वहां पे cos थीटा रहेगा। यही बात बनेगी कि नहीं? किसी को इसमें दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि हमारे पास अगर गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास बोला गया है कि जो अपना वेक्टर है
वो पाई बाय 3 एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, पाई बाय 4 एंगल बना रहा है जे कैप के साथ, और थीटा एंगल बना रहा है के कैप के साथ। तो एक बात बताओ जरा, अगर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई पॉइंट होता जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी होते, अगर ऐसा होता, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए था अपने पास। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। 1 यूनिट वेक्टर क्यों आता है बेटा? यूनिट वेक्टर गिवन है ना क्वेश्चन में, तो उसका मैग्नीट्यूड नेट 1 होना चाहिए। अब एक और बात बताओ जरा, कॉस एल्फा जो होता है, कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होती है? कॉस एल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ए अपॉन आर, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आर तो क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू कॉस एल्फा, यहां पर एल्फा की वैल्यू क्या है जो एक्स एक्सिस के साथ है? पाई बाय 3 गिवन है कि नहीं? कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई है 1/2। सिमिलरली जो कॉस बीटा होगा, दैट इज कॉस पाई बाय 4, वो किसके इक्वल होना चाहिए? b/1, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/√2, तो b कितना निकल गया? 1/√2। और ऐसे ही जो कॉस गामा है, उसका नाम हमने थीटा रखा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? c/1, है ना। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो थीटा में ही रखते हैं उसे। तो एक बात बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंगल वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो। करना जरा इसको सॉल्व करके, कितना निकल रहा है? चलो पूरा ऐसे ही करो। एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना निकला? 1/4, है ना। 4 माइनस 1 माइनस 2 1/4, तो कॉस थीटा कितना निकल गया? प्लस माइनस 1/2 निकला कि नहीं? तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब 60 डिग्री पे होगा, है ना। तो इन्होंने यही बोला कि हमें कंपोनेंट निकालने हैं, तो ए बी और सी निकल गए अपने पास। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 निकलने से ये किसके इक्वल आना चाहिए? c/1। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू, c की वैल्यू निकल गई है 1/2, है ना। एंगल भी आ गया हमारे पास, थीटा निकल गया है π/3। क्लियर है? ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, ए निकल गया 1/2, बी निकल गया 1/2 और सी कितना निकल गया अपने पास? 1/2। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? एक्यूट एंगल गिवन है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस वाला नेगेटिव इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि अगर -1/2 होता तो वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनना था। बात समझ में आ रही है ना ये वाली? अगर मेरे पास नेगेटिव होता तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आता ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए भी हमें ऑब्ट्यूज तक पहुंचना पड़ता, तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर करते तो एक्यूट नहीं रहता। और जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक्यूट एंगल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वो प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस कंसीडर करके थीटा की वैल्यू π/3 और सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 निकाल लिया। क्लियर है? हाँ जी, किसी को दिक्कत बच्चे इसमें? डन। नेक्स्ट बताओ, 6th क्वेश्चन। आंसर क्रॉस चेक करते रहना बच्चे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कुछ हो तो देखते चलना। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा है हमारी एक्सरसाइज 10.4 ना? 6th क्वेश्चन, 5th भी है। ठीक है, चलो देखो हमारे पास 5th क्वेश्चन में क्या है बच्चा? 5th क्वेश्चन में अपने पास है, इफ लेमडा एंड म्यू, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2i plus 6j cap plus 27k cap क्रॉस i cap plus 4j cap plus mu k cap is equal to 0। बेटा इसके अंदर हमें करना क्या? देखो लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लेमडा और म्यू की वैल्यू कैसे निकलेंगे? पूरा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं और इक्वल्स टू 0 इसे इक्वेट कर देते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं पता है? पता है, तो वहां से हम उसको 0 के साथ इक्वेट करके आंसर ना निकाल लें सीधा सीधा, एक दूसरे की टर्म्स में निकल रहा होगा। लेमडा और म्यू वैसे इंडिविजुअली भी निकल सकते हैं, कोशिश करो एक बारी। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th में? देखो क्या होगा बच्चा, आई कैप, जे कैप, के कैप, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इसके? 2 6 27, और दूसरे वाले के हमारे पास क्या है? आई 1 लेमडा और म्यू।
यही है बच्चे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करो I टाइम्स 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, यही है, माइनस J टाइम्स 2 म्यू माइनस 27 प्लस K टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 6। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर का मतलब सीधा सीधा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप होगा कि नहीं? इक्वेट कर दो सीधा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो, और 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 निकल गई है, ये वैल्यू किसी में भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6 म्यू माइनस 27 टाइम्स 3 इज इक्वल टू जीरो, 6 म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 27 बाई 6 करेंगे तो म्यू निकल आएगा। हाँ जी ऐसा ही है, देखना जरा आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ सीधा सीधा इससे कर लो, इससे फिर आंसर आ रहा है 2 म्यू, म्यू की वैल्यू 27/2, ऐसे ही आ रहा है। हाँ जी डायरेक्टली नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से कर लो। डन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 6th। देखो 6th क्वेश्चन है अपने पास। 6th क्वेश्चन में गिवन दैट a डॉट b is equal to 0, a क्रॉस b is equal to 0, what can you conclude about the vector a and b? इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, क्या कंक्लूड करें भाई इसके बारे में? 6th क्वेश्चन के बारे में देखो एक बात समझो, अगर उनका डॉट भी 0 क्रॉस भी 0, अगर अकेला डॉट 0 होता तो मान लेते परपेंडिकुलर है, अकेला क्रॉस 0 होता तो मान लेते पैरेलल है। अब दोनों ही वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते, एक ही बारी में दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों का डॉट और क्रॉस 0 है तो उसका सीधा सीधा एक ही मतलब बनता है भाई, या तो a 0 है या b 0 है। आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड a और b वेक्टर में से किसी एक का तो मैग्नीट्यूड एटलीस्ट 0 होना चाहिए, ये कंक्लूजन निकल गया। क्लियर है? इसका बस यही लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख लो, दिस इंप्लाइज a 0 और b 0, ठीक है, या दोनों ही 0 हो जाए, आइदर मॉड ऑफ a इज 0 और मॉड ऑफ b इज 0, और थर्ड लास्ट कंडीशन क्या आ सकती है कि दोनों ही 0 हो जाए, कुछ इसमें और जस्टिफाई करना ही नहीं है। नेक्स्ट बताओ बच्चे, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में देखो बच्चे हमारे पास क्या है, इफ आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। देखो एक बात बताओ बेटा, क्या बोला है, या तो a का मॉड 0 हो या b का 0, तो a क्रॉस b 0 होता है, हाँ होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अगर a क्रॉस b 0 होगा तो क्या मैंडेटरी है a और b भी 0 होने चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? अगर क्या बोला है, अगर a 0 है और b 0 है, इनमें से कोई भी 0 होगा, आइदर ऑफ वन इज 0, देन a क्रॉस b इज एब्सोल्युटली 0, ये क्लियर है, ये कंफर्म्ड है। लेकिन इसका कन्वर्स, कि अगर a क्रॉस b 0 हो तो a और b भी उनमें से किसी एक का 0 होना क्या मैंडेटरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स भी हैं लेकिन अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, either they are inclined at 0 degree or 180 degree, then their cross product is 0, and they are not, it is not mandatory that any of the vector has to be 0 in magnitude। बस वो लिखना पड़ेगा बच्चे ऐसे ही। इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज a क्रॉस b is equal to 0 for two parallel vectors in which two non-zero vectors can result into 0 by their cross product। यही है ना, कुछ जस्टिफाई कर सकते हो? क्या लिखेंगे? a क्रॉस b is equal to 0 कब कब कंडीशन होती है मैंडेटरी कंडीशन? आइदर a 0, आइदर मॉड ऑफ b 0, और a नॉन जीरो, b नॉन जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180, तो उस कंडीशन में a और b नॉन जीरो जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है ये वाला। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चे। 12th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, देखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस ऑफ a b c and d विद द पोजीशन वेक्टर्स, ये हमारे पास तीनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है बच्चे।
ठीक है, रेक्टेंगल के हमारे पास। तो हमें एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। -2 तो नेगेटिव इग्नोर कर दो, मैग्नीट्यूड लेंगे ना बेटा, एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो उसको सीधा सीधा इग्नोर कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। इसी के साथ हमारी ये 4th एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है बच्चे। मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और मिसलेनियस के डाउट्स के साथ मिलेंगे। हाँ जी बच्चा, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अपने पास वेक्टर्स की है उसके डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड अपने पास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बच्चे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एंड देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली अगर हम डायग्राम बनाए, उस ग्राफ में अगर हम बात कर रहे हैं, ग्राफ ओरिजिन यहां से डाउनवर्ड कहीं जा नहीं रही है, तो मैंने नीचे की तरफ लाइन नहीं बनाई है, सीधा अपना नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमारे पास इनिशियली वो लड़की यहां से वेस्ट की तरफ गई 4 किलोमीटर, ओए आ गया। ठीक है, अगर वो वेस्ट की तरफ गई है, तो अगर मान लो इधर प्लस एक्सिस था, इधर माइनस एक्स एक्सिस था, तो हमारे पास मैं ओए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? -4i कैप, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से वो कहां गई है बच्चे? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या बोला गया? नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यही बोला ना, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ यहां से वो 30 डिग्री के एंगल पे गई है इधर, और ये कितना गई है? 3 किलोमीटर। तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है फाइनल पोजीशन, मतलब ये वाली OB की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। तो अगर मुझे OB निकालना है तो किसके इक्वल आएगा? OA प्लस AB। अब कहानी आती है AB कैसे निकालें। AB हमारे पास कैसे निकलेगा? ये जो AB है, यहां अगर 30 डिग्री है तो यहां 60 डिग्री आ गया। क्लियर है? टोटल 90 था, यहां 30 है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री पे आ गया। इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे इस वाले वेक्टर के, एक इधर और एक इधर। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स A और B मान लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अगर मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूं कि मान लो मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पे, वो सिर्फ समझाने के लिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि शिफ्ट ही करना है, क्योंकि जो वेक्टर यहां पे जैसा है वैसा ही वो यहां रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रखी है हमने। तो अगर यहां 60 डिग्री है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ये मान लो r है तो r cos 60, और ये कितना आएगा? r sin 60। ये समझ में आया ये कैसे आया? क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल पूरा कर देता हूं और इसके मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट a, b है, तो ये हमारे पास b और ये a है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालता हूं या sin 60 की वैल्यू लिखता हूं, तो क्या आएगा? b/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b को मैं क्या लिख सकता हूं? r sin 60। ऐसे ही अगर मैं cos 60 लिखूंगा तो क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा a है बाय r, तो a हमारे पास r cos 60 आ सकता है। क्लियर है ये? है ना। अब एक और देखो, अगर मैं इसका नाम हमने क्या रखा था? AB वेक्टर। तो AB वेक्टर अगर A और B के टर्म्स में मैं लिखता है तो AI कैप प्लस BJ कैप के टर्म्स में लिखता। अब यहाँ हमारे पास A और B की वैल्यूज क्या है? A की वैल्यू है हमारे पास r cos 60, r की वैल्यू क्या थी हमारे पास बचा? 3 किलोमीटर, तो ये आएगा 3 cos 60 I कैप प्लस B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू क्या है? r sin 60, r की वैल्यू है 3 और sin 60 j कैप। ये क्या बन गया? 3 cos 60 I कैप प्लस 3 sin 6। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 j कैप। ये हमारे पास AB आ गया, अपने पास OA आ गया, अपने पास AB आ गया। दोनों की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो OB आ जाएगा, है ना। AB अपना कितना है? 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 j कैप। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, OA में -4i कैप प्लस 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 j कैप। सॉल्व किया कितना आ रहा है? -5/2 I कैप प्लस 3√3/2 j कैप। डन।
हमें क्वेश्चन में बोला गया, यही बोला है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। अभी तो हमने क्या निकाला है, ये तो हमने वेक्टर निकाला है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं मैं, क्या करूं बच्चे, मैग्नीट्यूड निकाल दूं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्व करके देखना बच्चे, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना, आंसर देखो क्या निकल रहा है, आज करके देखो जरा। हाँ जी, देखना बच्चे, आंसर यही आ रहा है। ठीक बात है। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चे जो डाउट है। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 8 का सेकंड। आदित्य बच्चा तुम्हारा कोई डाउट नहीं अभी, इससे आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, आ रहे हैं यहाँ तक। 8th क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो जरा 8th क्वेश्चन में क्या है बच्चा, एक बार समझ लो बच्चे, समझ लो एक बार 8th क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स A 1 -2 -8, B 5 0 -2 and C 11 3 7 are collinear and find the ratio in which B divides A। जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, कोलिनियर है। देखो अगर 3 पॉइंट्स को मुझे कोलिनियर शो करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है करने के। पहला ऑप्शन तो क्या है भाई, मैं इनको अगर वेक्टर बना लूं, OA, OB और OC, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे और तीनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो इंटरसेक्ट होके उनसे फॉर्म होने वाला ट्रायंगल, कभी ट्रायंगल बनना ही नहीं चाहिए। कोलिनियर का तो कभी ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो अगर उनका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। एक तो है मेथड ये कि मैं तीनों वेक्टर्स से ट्रायंगल बना के और उस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सोचूं। अब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सोचने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं, खैर हम A क्रॉस B जो लगा रहे होते हैं, हाफ इंटू A क्रॉस B, उस तरीके से करके देखेंगे। एक मेथड है, हाँ कोई नहीं, एक मेथड है हमारे पास कि AB प्लस BC मस्ट बी इक्वल्स टू AC। अगर ऐसा होगा तो भी तो कोलिनियर होंगे। तो एक कोलिनियर के लिए मैं क्या करूं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए कि नहीं। तो सीधा सीधा अगर मैं यहां से अपने पास इनका अगर मैं डिस्टेंस लगा दूं, मतलब सीधा सीधा मैं क्या करूं, अपना फॉर्मूला लगा देता हूं डिस्टेंस के लिए, AB BC और AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो बच्चा, क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC निकल रहा है। अगर जो निकल रहा है तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आएगा, देखो AB कैसे निकलेगा, अगर हम बात करें AB वेक्टर की, AB कैसे निकलेगा बच्चा, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो B के एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट में से A का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, दैट इज B का कंपोनेंट क्या है 5। पहले एक बार मेरे को लिखवाना है A के कंपोनेंट्स क्या 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 कोऑर्डिनेट्स, -8, B की अच्छा है 5 0 और -2, C की वैल्यू है 11 3 और 7, यही है हमारे पास। तो अगर मुझे AB निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 -1 4i कैप, ऐसे निकला 0 -2 प्लस 2j कैप और -2 -8 कितना आया बच्चा, प्लस 10 कैसे -2, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6k कैप, ऐसा निकला। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसी तरीके से 56 स्क्वायर रूट में √56। ऐसे ही बच्चा जब BC निकलेगा तो कितना निकल रहा है, रूट, हाँ जी बेटा स्क्वायर रूट के अंदर ना 126, हाँ जी, और AC 350 स्क्वायर रूट ऑफ 350। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC निकल रहा है, यहां तक क्लियर है। ये तो निकाल लोगे सिंपल, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो गया मतलब कोलिनियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो इन व्हिच B डिवाइड्स AC। अब एक बात देखो बेटा, अगर मुझे बोला गया है कि AC में A यहाँ है C यहाँ है, तो वो पॉइंट बताओ जो उसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसे लैम्डा रेशियो 1 मान ले, लैम्डा रेशियो 1 मान लेते हैं और सीधा सीधा हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं कि नहीं। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, अगर मैं सीधा सीधा अपने पास सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूं तो हमारे पास इकलौता वेरिएबल है, क्या है, लेमडा ही है सिर्फ वेरिएबल। तो अगर हम मतलब इसकी निकालो जरा, एक बार फॉर्मूला लगाओ बच्चे, इसके अंदर क्या निकलेगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो होगा, यहाँ पे ओरिजिन मान लो ऐसे करके हम करते हैं, ऐसे ही होगा है ना,
तो क्या निकलेगा, लेमडा इनटू जो बीसी के कंपोनेंट्स निकलेंगे हमारे पास, ऐसे ही निकलेगा, लेमडा टाइम्स ओसी, लेमडा टाइम्स ओसी प्लस 1 टाइम्स ओए डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, ऐसे ही निकलता है कि नहीं बच्चे। और ये किसके इक्वल निकलता है, ओबी के इक्वल। यही हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला था इसके लिए, वेक्टर्स के लिए, है ना, था कि नहीं। हाँ जी, एक मिनट बस, ये बात समझ में आई। इस तरीके से कर लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं पूरा। बेटा हमने क्या किया, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा। मैंने मान लिया, इन्होंने बोला था कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो बताना है, तो मैंने मान लिया लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब हमारे पास अगर लेमडा रेशियो 1 में है तो होता क्या, जो बीच वाला पॉइंट है जो उसे किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ओसी प्लस 1 टाइम्स ओए। यही था ना फॉर्मूला, सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला इक्वेट किया। अब एक काम करो, इसको इक्वेट कर दो। सीधा सीधा कैसे इक्वेट करोगे, ओसी ओए और ओबी वेक्टर्स हैं, लेमडा की टर्म्स में कुछ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, एक्स वालों को आई वाले आई कैप के कोफिशिएंट्स को आई कैप के साथ, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के के साथ। सिंगल वेरिएबल है, मल्टीपल इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा हमारे पास आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, कर लोगे इसे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चा, 8 के बाद 9th 10th 11th 12th 13th 14th 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बेटा, ये क्वेश्चन गलत है बच्चे, यहाँ पे डी अज्यूम करके भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन गलत है बच्चे। 14th यहाँ पे, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। ये जो हमारे पास 14th क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। किसी के पास कोई अलग प्रिंट है, मतलब इससे पुरानी बुक हो या इससे नया वाला एडिशन हो, यही लिखा हुआ है, गलत है बच्चे। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होता है, यहाँ पे जो अपने पास आएगा इसको ठीक कर लो। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड। अगर किसी के पास अपनी S2C की बुक होगी तो उसमें देखना, ज्यादातर में करेक्शन कर रखी होगी। ए प्लस बी प्लस सी है, हाँ ये आना चाहिए, आर इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी, ये होता है अपने पास। क्वेश्चन एक बार अपने बुक के अंदर चेंज कर लेना बच्चे, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है। तो अगर हमारे पास देखो क्या बोला गया है बच्चे कि इक्वली इंक्लाइंड मुझे शो करना है, सबसे पहले इसके अंदर गिवन क्या क्या था कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है, पहले तो यही गिवन है, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। अब ए प्लस बी प्लस सी के साथ अगर मुझे ये निकालना कि किस एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लो जो ए है वो कॉस थीटा 1 एंगल, मतलब थीटा 1 एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हम कैसे निकालते हैं बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ ए। ऐसे निकलता है कि नहीं। ये कहां से आया, याद करो ए डॉट बी का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या करते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, होगा कि नहीं, वहीं से आया है। तो अगर जो दो वेक्टर्स हैं मुझे उनका बीच का एंगल निकालना है तो मैं डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लगा के कॉस थीटा निकाल दूं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, निकाल सकता हूं कि नहीं। इसी तरीके से अगर cos थीटा 2 निकालूंगा तो यहाँ b आ जाएगा, cos थीटा 3 निकालूंगा तो यहाँ c आ जाएगा, बस यही फर्क आता जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a के साथ b के साथ c के साथ, पहले डॉट प्रोडक्ट खोल के देखें अगर, तो cos थीटा 1 क्या बनेगा बच्चा, a डॉट a क्या बनेगा बच्चा, a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर, यही बनेगा ना, a स्क्वायर मॉड ऑफ a का स्क्वायर बनेगा सीधा सीधा, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर। और a डॉट बी क्या बनेगा, सिंस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, गिवन है ना क्वेश्चन में, तो दो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और ऐसे ही a डॉट सी भी क्या निकलेगा, 0, तो इनको हटा देते हैं, इनटू होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c अपॉन मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a से स्क्वायर कटा तो ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c, ऐसा आएगा कि नहीं। हाँ जी, ये वाली बात सब सहमत है इस बात से, ऐसा आएगा।
आदित्य बच्चे पता चल रहा है क्या किस मतलब हमने किया क्या और क्यों आएगा ऐसा? क्लियर है या फिर से बताऊं? दोबारा बता देता हूँ। देखो हमारे पास बोला क्या है बच्चे, हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं ए बी और सी, है ना, और तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ गिवन है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमारे पास गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये क्लियर, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 निकलता है। अब इन्होंने बोला है कि एक वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, इस वेक्टर का हमें एंगल निकालना है। इन्होंने क्या बोला है, शो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, कि ये जो वेक्टर है वो ए बी और सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल पे। तो अगर मुझे किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो मेरे पास सीधा सीधा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालते थे याद करो, अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यही होता था, है ना। तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन डॉट प्रोडक्ट विद ए, यही आएगा, होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे ही बना। अब एक बात देखो, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करूंगा, ए डॉट ए क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी क्या आएगा 0, ए डॉट सी क्या आएगा 0, होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड, इससे स्क्वायर कट गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जो ये आया ये किसके लिए निकाला है, कॉस थीटा 1। अगर मैं ऐसे ही कॉस थीटा 2 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, मॉड ऑफ बी आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी, सेम आएगा कि नहीं, है ना, बिल्कुल सेम कहानी रहेगी, क्योंकि ऊपर फिर बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी ए और बी सी 0 हो जाएंगे, है ना। ध्रुव पता चल रही है? ऐसे ही जो कॉस थीटा 3 निकालूंगा वो क्या निकलेगा, मॉड ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बात देखो, क्वेश्चन के अंदर एक लाइन क्या लिखी हुई है, इन्होंने बोला वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी तीनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों आपस में इक्वल आ गई कि नहीं, इक्वल आ गई है, हेंस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। यही हमें प्रूफ करना था, that vector a plus b plus c is equally inclined on all the three vectors. Next question है 17th हमारे पास, let a and b be two unit vectors and theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector of, क्या बोला बच्चा, a और b दो यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो बोला है a प्लस b इज अ यूनिट वेक्टर। कब होगा यूनिट वेक्टर, a एंड b जो है दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, किस टाइम पे होगा, बताओ बताओ सोचो तो। अगर मुझे a प्लस बी को यूनिट वेक्टर की तरह प्रूफ करना है, क्या करूं मैं, देखो हमें गिवन क्या है, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b दोनों 1 है, ये तो क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, एक तरह से ये मुझे प्रूफ करना है, अभी है नहीं मेरे पास, यही बोला ना, देन a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। अगर तो मेरे को अगर ये प्रूफ करना है, इसकी कंडीशन लेके चलो। देखो मैं एक काम करता हूं, a प्लस बी है जो, मैं a प्लस बी का स्क्वायर कर दूं, मान लो अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर मान लो ये यूनिट वेक्टर और स्क्वायर करूंगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्क्वायर को a प्लस बी करके लिख लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये जो पूरा ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसा बनेगा, और ये इक्वल्स टू 1 रहेगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है ना मैं कर क्या रहा हूं। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है तो 1, मॉड ऑफ बी क्या है, यूनिट वेक्टर 1 प्लस 2ab वो भी मॉड है, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, यहां से थीटा निकल सकता है ना।
π/4, π/3, π/2 इन हर केसेस के अंदर वो पॉजिटिव है, सिर्फ 2π/3 है जहां पे वो नेगेटिव निकलेगा। आंसर आ गया। समझ में आई ये बात? पक्का? नेक्स्ट बताओ। खत्म? इसी के साथ एक्सरसाइज के डाउट्स हो गए? चलो बच्चे, ये सारे एक्सरसाइज एक बार अटेम्प्ट करके रखना, अगर फिर भी डाउट्स आते हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे।